हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक्स लेक्चर की सीरीज में हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पे पहुंच गए थे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर हमने पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन को डिस्कस कर लिया है और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मोनोबैक्टम और फिर बात होगी कार्बापेनम के बारे में। ठीक है, तो मोनोबैक्टम जनरली है क्या? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है क्योंकि उन्हीं की कैटेगरी में हम इन्हें पढ़ते हैं, है ना। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होते हैं? अगेन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक हैं जिनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग मैंने पहले ही बताया हुआ है कैसी रिंग होती है आपकी। इस तरीके से अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को क्लोज कर दो, वही बीटा लैक्टम रिंग बन जाएगी। ये है हमारी बीटा लैक्टम रिंग। मैंने बताया था अमीनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये आपका, अगर मान लो कोई भी अमीनो एसिड है, मैं इसी के एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। सपोज ये अगर अमीनो एसिड है ना, कार्बन है, हमें पता है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में COOH भी प्रेजेंट होता है ना। और क्या क्या प्रेजेंट होता है भाई? और H है, NH2 है, और यहाँ पे R की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, जब ये NH2 अमाइनो ग्रुप और COH ग्रुप आपस में मिल जाते हैं और जब मिलेंगे क्या होगा? NH2 से एक वाटर, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, COH से OH बाहर निकलेगा, यानी कि वाटर का लॉस होगा और ये इस तरीके से आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? बीटा लैक्टम रिंग, है ना, यही बोला था। अब ये जो बात आती है, ये मोनोबैक्टम क्यों है? ठीक है, मोनोबैक्टम नाम कहां से आया? तो मोनोबैक्टम, मोनो मतलब क्या होता है? वन, बैक्टम आपकी इसी रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक है जिनमें केवल आपकी क्या होती है, जो हमारी बीटा लैक्टम रिंग होती है वो किसी के साथ फ्यूज नहीं होती है। ठीक है, आपने देखा बीटा लैक्टम्स में हमने पेनिसिलिन को भी डिस्कस किया, सिफेलोस्पोरिन को भी डिस्कस किया और हमने देखा कि दोनों के केस में ही जो हमारी ये बीटा लैक्टम रिंग थी किसी दूसरे रिंग के साथ फ्यूज्ड थी। पढ़ा था ना, एक में हमारी थायाजोल के साथ फ्यूज थी, दूसरे में थायाजीन के साथ थी, है ना, डाइहाइड्रोथायाजीन के साथ। तो जो मोनोबैक्टम्स होते हैं उनमें उनके क्या स्पेशलिटी होती है कि उनकी जो बीटा लैक्टम रिंग होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरे रिंग के साथ फ्यूज्ड नहीं होती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया मोनोबैक्टम रिंग। ठीक हो गया, मोनोबैक्टम्स बेसिकली। अब इनकी कुछ स्पेसिफिकेशन है फटाफट से, तो स्ट्रक्चरली मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत। अब देखो क्या क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोनोबैक्टम से रिलेटेड, ये कहां से मिलते हैं? मोनोबैक्टम्स कहां से मिलते हैं? जैसे हमने पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन में पढ़ा था, दोनों ही हमें फंगस से मिलते थे। ठीक है, लेकिन जो मोनोबैक्टम होते हैं ये कहां से ऑब्टेन होते हैं? हमारी बैक्टीरिया से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, मोनोबैक्टम का ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं? ये कहां से मिलते हैं? हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा है आपका? स्यूडोमोनास हमारा बैक्टीरिया की एक स्पीसीज है, स्यूडोमोनास। नेक्स्ट हमारे पास एक ग्लूकोनोबैक्टर करके भी एक बैक्टीरिया आता है, ग्लूकोनोबैक्टर, इससे भी हमारे मोनोबैक्टम्स हमें मिलते हैं। और इसके अलावा हमारी नोकार्डियस की एक स्पीसीज आती है, ठीक है, उससे भी मिलते हैं, उसको मेंशन करने की जरूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोबैक्टम हमें कहां से मिलते हैं? बैक्टीरिया से मिलते हैं, अनलाइक सिफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन, क्योंकि वो मिलते हैं फंगस से। ठीक हो गया। अब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम ध्यान रखिएगा कि जो मोनोबैक्टम्स होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे हाईली एक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ये काम नहीं करते, इसीलिए आप बोल सकते हो कि इनका स्पेक्ट्रम कैसा है? दे आर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स नैरो कौन से होते हैं? जो किसी एक के अगेंस्ट काम करते हैं, या तो वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम कर रहे होंगे या ग्राम नेगेटिव के, है ना। ब्रॉड क्या होते हैं? जो दोनों के अगेंस्ट काम करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि जो हमारे मोनोबैक्टर्स होते हैं, बैक्टम होते हैं, वो केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो हमारे मोनोबैक्टम्स होते हैं ये वैसे आपके बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट होते हैं। अब बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट मतलब हमें पता है कि बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ ग्राम नेगेटिव की बात हो रही है, हालांकि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों के अंदर हमारा बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है और वो एंजाइम
ऐसा नहीं है कि सबके अंदर होता है, ठीक है। जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होगा आपका अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग बैक्टीरिया या अलग अलग आप बोल सकते हो, हाँ, अलग अलग टाइप के ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, सपोज ये हमारा क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, हमें पता है इसके बाहर एक हमारी क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है, बहुत थिन होती है, और उसके बाहर से एक हमारी क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमारी किसकी बनी हुई है, लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, बीटा लैक्टमेज हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ये मोनोबैक्टम होते हैं ना, इनको इस एंजाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ एंजाइम से फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ ये एंजाइम करता क्या है, बीटा लैक्टमेज क्या करता है, बीटा लैक्टम को यहाँ से तोड़ देगा, ठीक है, जहां से ज्वाइन हुए थे अमाइनो और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, बीच से इसे तोड़ देगा, और जब ये आपका मोनोबैक्टम ब्रेक हो जाता है तो फिर ये नॉन फंक्शनल है, इसका कुछ इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन मोनोबैक्टम की एक खासियत होती है कि वो कुछ स्पेशल टाइप के, जो हमारे ज्यादातर टाइप के जो हमारे बीटा लैक्टमेज है उनके लिए रेजिस्टेंट होता है, यानी कि बीटा लैक्टमेज अगर बैक्टीरिया के अंदर है भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये बीटा लैक्टमेज कभी भी मोनोबैक्टम के स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाएंगे, तो ये एक एडवांटेज है, ठीक है। लेकिन अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कुछ हमारे ऐसे होते हैं, मैं यहीं पे उन्हें मेंशन कर देती हूँ कि कुछ हमारे बीटा लैक्टमेज ऐसे भी होते हैं जैसे कि ईएसबीएल। ईएसबीएल कौन से होते हैं बैक्टीरिया, वही एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया बीटा लैक्टेज, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इस चीज को समझेंगे। बेसिकली ईएसबीएल वो बैक्टीरिया होते हैं, या वो बैक्टीरिया आप कह सकते हो जो आपके किस में आते हैं, जैसे हमारे क्लैप्सिला है, एंट्रोबैक्टीरियसी नाम की एक फैमिली है बैक्टीरिया की, उन बैक्टीरिया के अंदर कौन सी फॉर्म होती है आपकी, ये फॉर्म होती है बीटा लैक्टमेज की, ठीक है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज इन्हें बोलते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी इंसान को इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, और उसका जो इन्फेक्शन हुआ है वो किसका हुआ है, आपका एंट्रोबैक्टीरियसी फैमिली के, एंट्रोबैक्टीरियसी, ये हमारी एक फैमिली है, CEA, ठीक है। एंट्रोबैक्टीरियसी एक हमारी बैक्टीरिया की फैमिली है जिसमें हमारा ई कोलाई आता है, ठीक है, इस्चेरिशिया कोलाई, क्लैप्सिएला आता है, ठीक है, ये हमारे साल्मोनेला भी आता है। तो अगर मान लीजिए किसी इंसान को इसका इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, चाहे ई कोलाई का हुआ है, क्लैप्सिएला का हुआ है, और आप अगर मोनोबैक्टम देते हो तो मोनोबैक्टम आप दोगे फटाफट से, इन बैक्टीरिया के अंदर जो आपका ये बीटा लैक्टमेज प्रेजेंट है, जो कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज है, ये क्या करेगा, मोनोबैक्टम को ब्रेक कर देगा और मोनोबैक्टम किसी काम का नहीं रहेगा। तो बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट, बहुत से आप बुक में भी आप देखोगे सीधे लिख रखा है कि दे आर बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट, बट एग्जैक्टली क्या है कि बीटा लैक्टमेज की भी अलग अलग वैरायटी आती है, ठीक है। तो कुछ के अगेंस्ट ये क्या है, आपका रेजिस्टेंट है, और कुछ के लिए ये ससेप्टेबल है, जैसे ईएसबीएल के अगेंस्ट ये ससेप्टेबल है। अगर एंट्रोबैक्टीरियसी फैमिली के बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया तो फिर हमारा क्या होगा, ये बीटा लैक्टमेज, जो इनके अंदर बीटा लैक्टमेज प्रेजेंट है, वो मोनोबैक्टम को खत्म कर देता है, इसीलिए मोनोबैक्टम इस इन्फेक्शन में आप नहीं दे सकते। ई कोलाई का इन्फेक्शन हो रहा है, क्लैप्सिएला या साल्मोनेला का इन्फेक्शन है, तो आप नहीं दे सकते क्योंकि वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है वो ये है कि जो हमारे मोनोबैक्टम होते हैं, मोनोबैक्टम में याद रखिएगा जो क्लिनिकली हम यूज करते हैं वो एक ही ड्रग है आपकी मोनोबैक्टम में, कौन सी है, देखो एस्ट्रियोनैम, एस्ट्रियोनैम, ये हमारी ड्रग है जो क्लिनिकली यूज होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे मोनोबैक्टम्स हैं लेकिन क्लिनिकली उनका यूज नहीं होता, तो उनको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो एस्ट्रियोनैम हमेशा याद रखिएगा, या तो इसे IM रूट से देंगे या IV रूट से, ठीक है, ओरली नहीं देते हैं इसे। तो याद रखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर कोई मेडिसिन ऐसी है जो केवल IM IV यानी कि केवल पैरेंटरल रूट से दी जा रही है, इसका मतलब वो केवल जो हॉस्पिटल में पेशेंट है, जो एडमिटेड पेशेंट है, इन पेशेंट है, उन्हीं को दी जाएगी, ठीक है। और वैसे भी अभी मैं आपको बताऊंगी इसके यूजेस के बारे में,
यूजेस हैं इसके, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत रेयरली यूज किया जाता है। मोनोबैक्टम को, एस्ट्रियोनेम को बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं यूजेस, तो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो ये इतना आपका ये कवर हो गया। ठीक है, IMI भी बता दिया। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि इस कैटेगरी में बीटा लैक्टमेज जो इनहिबिटर्स है, इनकी पूरी, जिसमें हम पेनिसिलिन को भी पढ़ रहे थे। ठीक है, बीटा लैक्टमेज जो एंटीबायोटिक है, सॉरी, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है और सेफेलोस्पोरिन है, मोनोबैक्टम है, इसके बाद कार्बापेनम भी आता है। इन सब का मैकेनिज्म सेम है। क्या पढ़ा था पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन में? पूरी डिटेल में मैंने समझाया है, यहाँ पे उसे समझाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक लाइन में बताएंगे कि ये भी हमारे क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस कैसे होती है, पेनिसिलिन का लेक्चर आप देखेंगे, उसमें पूरा मैंने डिटेल में आपको सेल वॉल सिंथेसिस बताई है। मैंने बताया है कि कैसे ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो सेल वॉल है उसे बनाता है, और अगर हम किसी भी तरीके से उस एंजाइम को रोक दें तो सेल वॉल बनेगी ही नहीं। तो अगर ये सेल वॉल बनेगी ही नहीं तो बाहर से कोई भी चीज एंट्री लेके सेल के अंदर आ जाएगी, और सेल के अंदर क्या होगा आपका, सपोज यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलरली फ्लूइड है, वो इंट्रा सेलुलर एंटर ले लेगा, कर लेगा, तो उससे क्या होगा, सेल के अंदर फ्लूइड का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा सेल बर्स्ट कर जाएगी, सेल लाइसिस हो जाएगी। यही पढ़ाया था मैंने आपको, क्योंकि सेल वॉल ही होती है जो बैक्टीरिया को इंटीग्रेट रखता है, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। सेल वॉल नहीं बनेगी तो कोई भी चीज आसानी से बाहर का फ्लूइड अंदर जाएगा और बैक्टीरिया फट जाएगा, लाइसिस हो जाएगी। यही पढ़ाया था ना, तो मैं सिंपल एक लाइन में मैंने बता दिया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन की तरह, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन। ठीक है, अब आता है मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। यही पे मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ, रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म सेम वही रहेगा, यानी कि बीटा लैक्टमेज। बीटा लैक्टमेज ही आपका एक मात्र एंजाइम है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस कॉज कर सकता है। रेजिस्टेंस मतलब कि आपने मोनोबैक्टम लिया लेकिन उसका असर नहीं हुआ, तो वो कब नहीं होगा, अगर आपका जो बीटा लैक्टमेज है, अगर जो बैक्टीरिया का बीटा लैक्टमेज कौन सा है, ESBL कैटेगरी का है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपने मोनोबैक्टम एस्ट्रियोनेम को लिया, ये आपका सीधे जो बीटा लैक्टमेज है क्या करेगा, इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को तोड़ देगा, और एस्ट्रियोनेम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। आपके लिए न लिए का कोई भी फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो मैं मेंशन कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, याद में रखेंगे कि जो भी हमारे मोनोबैक्टम होते हैं बेसिकली ना, ये इनका एक एडवांटेज क्या है कि ये क्या करते हैं, लेक्स द क्रॉस सेंसिटिविटी। क्रॉस सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है, लेक्स द क्रॉस सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, देखो ना, एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है, हम पढ़ रहे हैं अभी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को, जिसमें पेनिसिलिन भी है, सेफेलोस्पोरिन भी है, ये मोनोबैक्टम्स भी हैं, कार्बापेनम्स भी हैं। ठीक है, अगर किसी भी एक इंडिविजुअल को मान लो एक क्लास से आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गई, आपने उसे पेनिसिलिन दिया, असर नहीं कर रही है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है उसकी बॉडी में, तो जनरली होता क्या है कि वो इंसान की बॉडी में उस सेम क्लास की दूसरी ड्रग्स के लिए भी रेजिस्टेंस आने के चांसेस होते हैं। मतलब कि अगर पेशेंट पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, पेनिसिलिन उसमें असर नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि उसपे सेफेलोस्पोरिन भी असर ना करे। ठीक है, ऐसे केस में आप सेफेलोस्पोरिन दोगे तो उसका फायदा नहीं होगा, जनरली ऐसा होता है। तो मोनोबैक्टम्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी क्रॉस सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम इनके साथ नहीं होती है, स्पेशली पेनिसिलिन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई अगर पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, आप उसे मोनोबैक्टम दोगे तो वो असर करेगी, ऐसा नहीं है कि मोनोबैक्टम असर नहीं करेगी, बट सेफेलोस्पोरिन के साथ थोड़ा बहुत है कि अगर कोई इंसान सेफेलोस्पोरिन के लिए रेजिस्टेंट हो गया है, सेफेलोस्पोरिन उस पर असर नहीं कर रही है, आप मोनोबैक्टम दोगे तो थोड़ा बहुत चांसेस है कि क्रॉस सेंसिटिविटी हो जाए, यानी कि मोनोबैक्टम का भी इफेक्ट ना आए। समझ में आ गया, तो लेक ऑफ सेंसिटिविटी, क्रॉस सेंसिटिविटी अगेंस्ट पेनिसिलिन आप लिख सकते हो, अगेंस्ट पेनिसिलिन, हालांकि सेफेलोस्पोरिन के अगेंस्ट भी है, लेकिन थोड़ा बहुत चांसेस है सेफेलोस्पोरिन के साथ भी क्रॉस सेंसिटिविटी शो करने के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द यूजेस।
मोनोबैक्टम के यूज कहाँ है? तो यूजेस में हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो हमारे सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मोनोबैक्टम बहुत कम यूज होते हैं, एक ही मात्र हमारा मोनोबैक्टम है एस्ट्रियोनम जो क्लिनिकली यूज हो रहा है। मैं कंडीशन अभी बता दूंगी कहाँ यूज हो रहा है, बट जब ये यूज तब होता है जब दूसरी क्लास, जो हमारे पास इतनी सारी क्लासेस अवेलेबल है, अगर हम उनको किसी कारणवश यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि जो हमारे हॉस्पिटल या कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्या होते हैं? आप हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल में आपको पता है बहुत सारे पेशेंट्स वहां पे होते हैं, है ना? आप वहां गए, अब कोई भी पेशेंट का कुछ सिक्रीशन आपके कांटेक्ट में आ गया, तो उस केस में चांसेस है ना आपको वो इन्फेक्शन होने के। हॉस्पिटल एक्वायर्ड जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, किसी पेशेंट की ड्रॉपलेट आपके कांटेक्ट में आ गई, है ना, ब्लड कांटेक्ट में आ गया, तो इस तरीके से, या स्किन में आपका कुछ टच हो गया, तो इस तरीके से हॉस्पिटल में बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं जब हम हॉस्पिटल विजिट करते हैं, है ना? तो इनको बोलते हैं हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के केस में के ट्रीटमेंट में हम इन्हें यूज कर सकते हैं मोनोबैक्टम्स को, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और पहले ही मैं बता रही हूँ कि ये केवल किनके लिए यूज होगा? उन पेशेंट्स के लिए जो कहाँ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और उन्हीं में चांसेस भी होते हैं इन इन्फेक्शन के होने के। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में आप इतने लंबे टाइम के लिए रहते हो, सब पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हो, तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उनके ट्रीटमेंट में इसे यूज करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एस्ट्रियोनेम है, यानी कि जो मोनोबैक्टम है, जो हमारे बच्चे होते हैं ना, बच्चे हैं जो लगभग 7 साल से ऊपर है, उनके कम की बात नहीं कर रही हूँ, 7 ईयर्स से ऊपर के जो बच्चे हैं जनरली, अगर उनमें क्या हो रहा है, आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस हुई है, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस सबको पता है लंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, डिटेल में हम अलग से एक क्लास में से डिस्कस करेंगे, ठीक है, जीन रिलेटेड प्रॉब्लम है ये बेसिकली, अगर हो रही है, या फिर आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है बच्चों में, तो उस केस में जो हमारी एफडीए है, फूड एंड ड्रग जो अडल्ट्रेशन एक्ट के थ्रू जो हमारी कमेटी बनी हुई है, एफडीए जो यूएसए बिल्कुल रेगुलेट करता है उसे, तो एफडीए ने क्या किया हुआ है, आपका एस्ट्रियोनेम को उसमें उस इंडिकेशन के लिए क्या किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है। तो यहाँ आप इसे यूज कर सकते हैं एस्ट्रियोनेम को बच्चों में, क्योंकि उनके ऐसे केसेस में, बच्चों के केस में हम क्या करते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स को यूज नहीं कर सकते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि आपको पता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो इसके यूजेस में, कि हम क्या करते हैं, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन मोर देन 7 ईयर्स जिनकी एज होगी, उनमें हम यूज कर सकते हैं टू ट्रीट सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, आरटीआई शॉर्ट में लिख दिया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ ऐसे केस में आप यूज कर सकते हैं किसको, एस्ट्रियोनेम को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वही कि अगर बच्चों में ही अगर इस तरीके का कोई इन्फेक्शन हो रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नहीं है, सपोज कोई कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन बच्चों को हो गया है, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है कि आप बच्चों का क्या होता है, बच्चे किसी एक सराउंडिंग में रहते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, सपोज स्कूल में सारे बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं, वहां पे भी चांसेस होते हैं, अगर किसी एक बच्चे को कोई इलनेस है तो वो होने के चांसेस होते हैं, या फिर अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे केस में अगर बच्चों को कोई इन्फेक्शन हो रहा है जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, यानी कि किसी दूसरे से उसे हुआ है कम्युनिटी में रहते हुए, तो वैसे केस में भी हम क्या कर सकते हैं, एस्ट्रियोनेम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन में इसका यूजफुलनेस है। और मोनोबैक्टम का फायदा क्या है देखो यूज करने का, क्योंकि मोनोबैक्टम क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं ना, वो ज्यादा बेहतर होते हैं देन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अगर आपको मान लो पता है, आपने कल्चर टेस्ट करवाया, आपको पता है कि आपको जो इन्फेक्शन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से है, ठीक है, या फिर ग्राम पॉजिटिव से है, आपको पता लग गया है, तो ऐसे केस में ब्रॉड स्पेक्ट्रम को देने का फायदा क्या है, जब आपके पास स्पेशली ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करने वाली मेडिसिन है अवेलेबल। होता क्या है, जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट काम करती है। सपोज इन्फेक्शन हुआ था ग्राम नेगेटिव का, आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम ली, तो उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम से क्या होगा, आपके जो गुड माइक्रोफ्लोरा है, क्योंकि आपको पता है आपके बॉडी में, चाहे आपके गट की बात करो, चाहे आपकी स्किन की बात करो, है ना, आपके
क्या प्रेजेंट है, हमारे अच्छे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं, है ना। और तो क्या होता है, जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेते हैं, उसे लेने की वजह से वो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, तो हमारा जो माइक्रोबायोटा है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, केवल उस केस में हमें लेना चाहिए जहां पे हमें इंफेक्शन या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, जहां हमें पता नहीं चला कि भाई ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव का इन्फेक्शन है। अगर आपको क्लियरली पता लग चुका है कि ग्राम नेगेटिव का इन्फेक्शन है और आपको चांसेस लग रहे हैं कि मोनोबैक्टम यूज किया जा सकता है, जैसे चिल्ड्रंस के केस में हम बोल रहे थे, है ना, एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है सिस्टिक फाइब्रोसिस और लोअर आरटीआई में यूज करने के लिए, तो मोनोबैक्टम को यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों जरूरी है। अब इसके अलावा इसमें इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, एडीआर। ठीक है, चलो यहीं पे लिख देते हैं, ज्यादा तो है भी नहीं, है ना। तो एडीआर देखिए क्या क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो सबसे पहला एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसमें क्या है, रैशेस। ठीक है, रैशेस हो सकते हैं जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होते हैं। और इसके अलावा आपका क्या होता है, हाँ, एक सीरम अमीनो ट्रांसफरेज हमारा एक एंजाइम है। ठीक है, अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। आप देखेंगे जो लोग मोनोबैक्टम ले रहे हैं उनके सीरम में अमीनो ट्रांसफरेज का लेवल बढ़ता हुआ नजर आता है, वो एक साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है। और ये सीरम अमीनो ट्रांसफरेज किस चीज को डिटेक्ट करता है या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि लीवर में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है। जितना ज्यादा आपका अमीनो ट्रांसफरेज लेवल ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आप बोल सकते हो कि आपको हेपेटाइटिस के सिम्टम्स ये दिखा रहा है। ठीक है, हेपेटाइटिस हो सकती है ऐसे इंसान को। ठीक है, लीवर में फर्क पड़ रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसका एडीआर है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा थर्ड जो है हमारा वो है सीजर, बट सीजर नॉर्मल डोज में नहीं होते। जो फिट्स आते हैं ना, दौरा जिसे बोलते हैं, वो नॉर्मल डोज में नहीं होता, वो हमेशा हाई डोज में होगा। अगर आप मोनोबैक्टम की हाई डोज देते हो तो उस केस में क्या हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, मिर्गी के दौरे होते हैं ना जैसे, वो तो एपिलेप्टिक अटैक्स हो गए, एपिलेप्टिक सीजर्स हो गए, नॉर्मल सीजर्स भी होते हैं। तो सीजर्स मतलब फिट्स हो गए, दौरे बेसिकली। तो अगर हाई डोज हो जाएगी कहीं मोनोबैक्टम की तो उसकी वजह से हमारे सीजर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, मोनोबैक्टम के भी चांसेस होते हैं कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाए एट हाई डोज। ठीक है, तो क्रॉस करेगा तो हो सकता है प्रॉब्लम। तो ये था ऑल अबाउट, मैं देख रही हूँ। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, हालांकि वो इससे रिलेटेड तो है, ये आपके लिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ड्रग आपने नाम सुना होगा, एजिटिमाइब। एजिटिमाइब, अगर आपने कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग पढ़ी होंगी जिसमें स्टैटिन्स आती है ना, तो इजेटिमाइब आपने एक ड्रग पढ़ी होगी, ये क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करती है। अगर किसी को हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है, तो इजेटिमाइब देते हैं। इजेटिमाइब क्या करती है, आपने जो खाना खाया है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है उसे एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती है, ब्लड में जाने ही नहीं देती है। ठीक है, तो ये इजेटिमाइब भी क्या है, मोनोबैक्टम है। ठीक है, ये भी क्या है, मोनोबैक्टम है, लेकिन केवल स्ट्रक्चरली, इसकी कोई एंटीबायोटिक एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, मोनोबैक्टम क्यों कहा गया होगा, क्योंकि इसमें भी बीटा लैक्टम रिंग होगी जो किसी से फ्यूज्ड नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा इजेटिमाइब भी मोनोबैक्टम है जिसमें एंटीबायोटिक एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है ऑल अबाउट मोनोबैक्टम। ठीक है, जिसमें हमारी मेन क्लिनिकली यूज ड्रग कौन सी है, एस्ट्रियोनैम है। ठीक हो गया, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मोनोवैक्टम्स के बारे में। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम कार्बापेनेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।